अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुशामदीद, सुबह बखैर और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और आज है जी जुम्मा मुबारक और आप सबको और हसनैन आपको भी जुम्मा मुबारक हो बहुत बहुत। आज के दिन आपने क्या करना है आपको हमेशा से पता है, जो बातें हम आपको याद दिलाते हैं हर हफ्ते कि आपने दुआ करनी है हमारे लिए भी, अपने लिए भी। और देखें आपकी दुआएं रंग भी ले आई हैं और गजा में जो है वो जंग बंदी हो गई है। अच्छा, जुमे वाले दिन मुझे लगता है कि वो जो बड़ी बाजी नहीं होती है, जिस तरह वो लेक्चर दे रही थी आज आपने नहीं, मैं रोज लेक्चर देती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा देती हूँ, लेकिन जुमे जुम्मे वाले को मैं दिन फिर थोड़ा प्रिसाइज होता है, नमाज पढ़नी है, दुआ करनी है, फलां करना है। वैसे तो आप रोजाना ही नमाज पढ़ा करें, दुआ किया करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। जुम्मे को ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह इन्होंने बताया, जुमा आपको मुबारक हो। जुमे की हमें ताज़ीम करनी चाहिए। जुमा तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन में एक ऐसी इबादत है, जुमे की नमाज के अलावा भी 4 नमाजें तो और भी हैं, लेकिन जुमे की नमाज बड़ी ख़ास अहमियत रखती है। आप खुशबू लगा के जाया करें, नहा के जाया करें, अच्छे कपड़े पहन के जाया करें, ताकि आपके जो साथ वाले नमाजी हैं, हाँ जिसमें आपकी दुआएं कबूल हाँ, ऐसा एक वक्त आता है जिसमें आपकी दुआएं कबूल होती हैं। स्पेशली खुतबे के दरमियान का जो वक्त है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुशबू इस वजह से भी मस्जिद में लगा के जाया करें कि ताकि साथ वालों को भी ये एहसास हो कि वो भी आइंदा बात खुशबू लगा के आएंगे और वो जो जुमे की एसेंस है उसको बहाल किया जाए। अच्छा, जुमे से आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक अच्छी खबर है। इससे पहले कि गजल पूछें, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, गवादर के हवाले से जब भी बात करते हो तो आपके जहन में क्या आता है? गवादर के हवाले से जब भी मैं बात करूं तो अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं, लेकिन बुरी बुरी बातें भी आती हैं। नहीं, गवादर के हवाले से बहुत अच्छी बात ये आती है कि गवादर सीपैक का एक ऐसा हिस्सा है जो कि सीपैक जाके वहाँ पे ख़त्म होता है। फिर दुनिया का डीपेस्ट सी है, जहाँ पे बंदरगाह के साथ ही आपका दुनिया का जितना भी बड़ा जहाज है वहाँ पे पार्क हो सकता है। लेकिन मेरे पास खबर ये है कि अब गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो बात हो रही थी वो अब ऑपरेशनल होने जा रहा है। उसकी तारीख आ चुकी है और ये बहुत ही बड़ा संग-ए-मील होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए जो गवादर के ऊपर इस वक्त नजर रखे हुए, और स्पेशली चाइना के लिए जिन्होंने सीपैक के ऊपर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। और वो डेट है 20 जनवरी की। आज से चंद दिन बाद, तकरीबन 3 या 4 दिन बाकी हैं, 20 जनवरी को गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। पहले वहां पे इक्का दुक्का पीआई की फ्लाइट्स जाती थी, लेकिन अब डिफरेंट फ्लाइट्स गवादर में जाएंगी। आप गवादर में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वहां की ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो प्यारे प्यारे बीचेस हैं बलूचिस्तान के, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत उसका नाम है। एग्जैक्टली। सोशल स्टोरीज की जाने बढ़े, आपकी मर्जी है, आपकी इजाजत हो तो। नहीं, हाँ, इजाजत तो है। अच्छा जी, सोशल स्टोरीज आपको बताते हैं और अच्छी है खबर मेरे पास, क्योंकि पाकिस्तान की माशी मजबूती आलमी इक्तिसादी फोरम की रिपोर्ट 2025 जो है वो सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को दरपेश जो चैलेंजेस थे उसके बावजूद जो है इंडिकेटर्स मुस्बत हैं, अच्छा रुझान सामने आया है। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने महंगाई को कंट्रोल करने, करेंसी को मुस्तहकम करने और कर्जों की मैनेजमेंट में बेहतर कारकर्दगी भी दिखाई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो माहौलियाती खतरात हैं, जैसे कि सैलाब हो गया, गर्मी की जो लहरें होती हैं या फिर पानी की कमी, अब भी मईशत के लिए एक चैलेंज है। और रिपोर्ट में ये भी तजवीज़ की गई है कि पाकिस्तान को जिद्दत तर्ज की और इसके साथ साथ बेहतर हुक्मरानी और इलाकाई ताउन को फ़रोग देना होगा ताकि पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। और आप देखें कि कल भी जो है वो बात की जा रही थी, इससे पहले हमने उड़ान पाकिस्तान की भी बात की थी, उससे भी मईशत जो है वो अच्छी हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में। साथ ही साथ फिर आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म ने कल भी बात की थी बिजली की कीमतों के कम करने के हवाले से, लेकिन वो अभी मामलात उस पर चल रहे हैं क्योंकि IMF ने उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ओवरऑल इंडिकेटर्स ठीक है। IMF के सहारे पे हम चलते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आलमी इदारे की आपने रिपोर्ट बताई, ये सिर्फ एक ही इसमें आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी कि 2-3 साल से यही सेटअप चल रहा है। तो जब एक सेटअप थोड़ा सा लिंगर ऑन होता है, 3-4 साल 5 साल चलता है, तो डेफिनेटली जो मुआशी इशारे हैं वो बेहतर होते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के ऊपर बेहतर होता है और वो जो उन्होंने पैसा दबा के अपने घर में रखा होता है वो इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से जो हालात हैं मईशत के वो ठीक होते हैं। हमारा पिछले काफ़ी अरसे से ये रूटीन है कि प्लस प्लस हम कर देते हैं, या फिर जो खबर ये अच्छी बताती है मैं अच्छी बता देता हूँ अगली खबर, लेकिन आपने अभी अच्छी खबर बताई है ना, मैं इसको काउंटर करने लगा हूँ आज। ठीक है, आप करें, आप कर ठीक है। आपने कहा कि पाकिस्तान में माशी हालात ठीक हैं, पाकिस्तान में तमाम तर इशारे ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल आपकी रिपोर्ट है, आलमी इदारे की रिपोर्ट है, बिल्कुल ठीक है। एक और रिपोर्ट आई है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है। पाकिस्तानी शहरियों पर कर्ज का बढ़ता हुआ बोझ, इसमें तो कोई शक नहीं है, बोझ तो हमारा बढ़ा है और ये मजीद बढ़ गया। पहले अगर पाकिस्तानी शहरियों की बात कीजिए, अभी बताता हूँ कि कितना बोझ है। हर पाकिस्तानी शहरी पर कर्ज की मालियत अब 3,02,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। क्योंकि कौमी और बैनुल अक़वामी कर्जों का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है
और फी कर्ज में तकरीबन 30,690 रुपए का इजाफा हुआ, जो पिछले इट्स ह्यूज, और जो पिछले साल माली साल के मुकाबले में 11% है। ज्यादा है। हुकूमत ने किया क्या? कानूनी हद से तजावज करते हुए जो वफाकी बजट है उसका खसारा इस वक्त 7.7 खरब रुपए पहुंचा, या फिर जीडीपी का 7.3% तक उसका खसारा पहुंच चुका है। हुकूमत की कफायतशारी की कोशिशों के बावजूद, जो गजल बता रही थी, बढ़ते हुए सूद की अदायगियां और करेंसी की गिरावट अवामी कर्ज में इजाफे का सबब बन रही है, और मजमूई कर्जा 62.9 खरब रुपए बढ़कर 72.3 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द होल कंट्री एंड फॉर इंडिविजुअल एज वेल। कि हर इंडिविजुअल अब 3,02,000 रुपए अपनी जेब में रखे ताकि मुल्क का कर्जा ठीक हो। ऐसा ही है। और अब देखिए ना, कर्जों का बोझ सबसे ज्यादा पड़ता भी किस पे है? जो लो तबका होता है, बहुत ही ज्यादा उस पर जाके पड़ता है, वो मजीद पिसता चला जाता है। आपको ये भी याद होगा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि किफायतशारी के मामलात कहाँ है, हमें कहीं नहीं नजर आते। इसके अलावा भी हमने बहुत से माहिर माशियात के साथ भी बातचीत की, तो उनकी जानिब से हमेशा हमें यही कहा गया कि जो महंगाई है उसकी रफ्तार में कमी आई है, लेकिन महंगाई में कमी उस तरह से नहीं आई। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, वो तो सर्वे किए जाते हैं, तो ओवरऑल उसमें इंडिकेटर्स हमारे पास सामने आते हैं, लेकिन अगर उसको हम इंडिविजुअल सतह पर देखें तो महंगाई में उस तरह से कमी नहीं है। इससे पहले जो खबर शेयर की थी वो आपको ओवरऑल बताया गया था कि क्या मतलब एक ऊंचे लेवल पर, एक बड़े लेवल पर इंडिकेटर्स को मुस्बत कहा जा रहा है, लेकिन अभी छोटे लेवल पर महंगाई उसी तरह से है, क्योंकि आप आम मार्केट में चले जाएं, वहां पर तो कीमतें अब दुगनी हो रही हैं। चिकन की कीमतें बढ़ गई हैं, वेजिटेबल्स की कीमतें बढ़ गई हैं। खैर, अब देखते हैं कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आगे जाकर कैसा पड़ता है, क्योंकि बजट भी तैयार कर लिया गया जो कि जून में पेश होगा। आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है कि हसनैन, एक ज़बान के बारे में आपसे बात करूंगी। अगर आपको वो ज़बान पढ़ने आ जाए तो आपको डॉलर्स ही डॉलर्स मिलेंगे। अच्छा, ये कौन सी ज़ुबान है? ये मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन पहली बात ये है जो स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, अगर आप उसको मुझे पढ़कर बता देना तो आप स्क्रीन पर तो जो चल रहा है मैं अभी पढ़ के बता देता हूँ। एक लिखा हुआ है गजल अशरफ, एक लिखा हुआ हसनैन लियाकत, और फिर अगर ये इतना आसान होता $1 मिलियन का इनाम हासिल करेगा। पढ़ लिया मैंने। अगर ये इतना आसान होता जो इस वक्त स्क्रीन पर पिक्चर्स चल रही हैं, तो फिर अच्छा, पिक्चर्स की बात कर रही है, गौर नहीं किया। एग्जैक्टली, पिक्चर्स की बात करें जो इस वक्त $1 मिलियन दें, फिर मैं पिक्चर्स पे गौर करता हूं। मैं आपको बताती हूँ कि ज़बान है क्या, फिर आपको समझ आएगी। वादिय सिंध की पुरस्रार ज़बान अपनी दरियाफ्त के कई साल गुजरने के बावजूद भी एक मुअम्मा बनकर रह गई है, और माहिरीन लिसानियात आज तक 5000 साल कदीम वादिय सिंध तहजीब का रस्मुल ख़त नहीं पढ़ सके हैं। ये ख़त है बेसिकली जिसमें इस तरह की ज़बान लिखी गई है, सिंधी ज़बान, जो कि किसी से भी नहीं पढ़ी जा रही, यहाँ तक कि साइंटिस्ट वगैरह से भी नहीं पढ़ी जा रही। और वादिय सिंध की तहजीब की कदीम तहरीर आज तक साइंसदानों के लिए एक मुश्किल मुअम्मा बनी हुई है। तमिलनाडु की वज़ीर-ए-आला M.K. स्टालिन ने ऐलान किया है कि जो भी इस ज़बान को समझाएगा उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। अब आप देखिए कि कितने लोगों ने कोशिश की होगी आपकी तरफ। और ये जो आप बात बता रही हैं $1 लाख का इनाम, ये किसी वजह से ही दिया जा रहा होगा। एग्जैक्टली, इसमें कुछ तो खास होगा। और आपको ये भी बता दें कि हालिया मतलब जो उन्होंने खुदाई की है या फिर जो खजाना निकला है, उसमें मिलने वाले आसार में वादिय सिंध की तहरीर से ये मुशाबत रखने वाले निशान दरियाफ्त हुए हैं। और इस इनाम का मकसद ना सिर्फ तारीख के इस मुअम्मा को हल करना है, बल्कि तमिलनाडु की सकाफती मिरास को दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों से भी जोड़ना है। कि इससे पहले आप देखें कि कैसी मुश्किल ज़बान इस्तेमाल की जाती थी, जो कि बिल्कुल पढ़ना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसी है, जिस तरह से आपने कहा कि इसके ऊपर डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स तक इनाम दिया गया। उसकी वजह ये है कि इसको कोई पढ़ नहीं सकता। और कोई भी रस्मुल ख़त होता है, अगर उर्दू की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, पंजाबी की बात की जाए, इन तमाम तर जुबानों का, इंग्लिश की बात की जाए, वो अपने रस्मुल ख़त कहीं ना कहीं पे उनके होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा जुबान है कि जिसका अभी तक कोई एक्सपर्ट नहीं मिल सका और कोई इस जुबान को जान नहीं सका। और ये कदीम सिंध की जो सकाफत है 5000 साल पुरानी, उसको जानने के लिए बहुत जरूरी है कि उस वक्त क्या खताती होती थी, किस तरह से लिखा जाता था, और वो लोग क्या सोचते थे। अगर ये कोई ऐसा आ गया जो उसको क्रैक कर गया, तो उसके लिए बड़ा जो है ना, एक तो इनाम भी होगा, और फिर हमारे जो माहिरीन हैं आसार कदीमा के, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन काविश होगी। अच्छा, एक और काविश की बात करते हैं। एक काविश ऐसी है, वैसे यूट्यूबर्स को आप जानती हैं? एग्जैक्टली, बहुत से फेमस हैं। मिस्टर बीस्ट, हाँ, देखा होगा, सुना हुआ होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मिस्टर बीस्ट की बात की मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन किसी हद तक। एग्जैक्टली, मिस्टर बीस्ट की बात की जाए तो उनको ज्यादा नहीं तो किसी हद तक पूरी दुनिया में कोई ना कोई जानता है, जिसका गजल नहीं बताया। यूट्यूबर के तौर पे आप उनको जानते हैं, लेकिन उनकी एक फलाई काविश थी। 2000 अफराद को उन्होंने दोबारा चलने के काबिल बनाया। ये कैसे हुआ? मशहूर यूट्यूबर जो मिस्टर बीस्ट हैं, उनके नाम से जाने जाते हैं,
उन्होंने एक शानदार इंसानी खिदमत का मुजाहरा किया है। उन्होंने हालिया मुहिम के ज़रिए 2000 अफराद को मसनूई टांगें फराम की, जिन्होंने उन लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बना दिया। ये मसनूई आज़ा ना सिर्फ जिस्मानी हरकत को बहाल करते हैं, बल्कि इन अफराद को एतमाद, खुद-एतमादी और खुशहाल ज़िंदगी जीने की ताकत भी देते हैं। मिस्टर बीस्ट का ये नेक अमाल करना या नेक अमल करना ये साबित करता है कि मशहूर शख्सियात अपनी शोहरत को मुस्बत तब्दीली के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एग्जैक्टली अब आपको पता है कि मिस्टर बीस्ट जो हैं, जैसे हम बात करते हैं कि किसी हद तक तो इनके हवाले से मुझे इतना भी पता है कि ये पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काम करते रहे हैं, लोगों को सपोर्ट करते रहे हैं और सदका जारिया भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो प्रोस्टैटिक लिम्स जिनकी मसनूई अज़ा की आपने बात की है, ये जब इन्होंने लोगों को दिया तो उन इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो लोग अपनी एक होप जो है वो खो चुके होते हैं कि शायद अब हम नहीं चल सकते। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि पिछले दिनों आपने रजब अली जो हम पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं उनकी शादी देखी है? हाँ जी देखी थी। आप हमारी और सेलिब्रिटीज की भी शादियां देखती हैं? एग्जैक्टली हमारे यहाँ ना सारा फोकस ये होता है कि किस तरह से हमने शादी करनी है, दूसरे का नंबर काटना है, यूनिक शादी करनी है, खबरों में रहना है। अनफॉर्चुनेटली और दुनिया का कल्चर ये है जो कि मिस्टर बीस्ट कर रहे हैं और दुनिया सारी में इसी तरह के काम हो रहे हैं। जो बड़ा यूट्यूबर है, बड़ा साफ़ी है, बड़ा एंकर है, बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो इस तरह के काम कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छे अंदाज में करता है। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हमने पूरी दुनिया को दिखाना होता है, 2-2 महीने अपनी शादी की तकरीबात चलानी होती हैं। यूट्यूबर्स नहीं, इसके अलावा भी अब उनको देखा देखी, हाँ एग्जैक्टली मैं यही कहने लगी थी, देखा देखी अब और लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया है कि हेलीकॉप्टर के जरिए डॉलर्स जो है वो फेंके जा रहे हैं, शादियों पे बेइंतहा पैसा फेंका जा रहा है। लेकिन खैर मिस्टर बीस्ट का ये कारनामा जिस तरह से उन्होंने किया है, कॉन्फिडेंस दिया है, एक आज़ादी दी है उन लोगों के लिए जो अपने पाँव पर जो है खड़े होकर काम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा उनको रिलैक्स भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं और एक सितारे के हवाले से आपको बताते हैं। एक दमदार सितारा दमकता चमकता हुआ, क्योंकि आजकल हम बड़ी ज्यादा बात कर रहे हैं ना सितारों की। इससे पहले भी हमने खबर शेयर की थी सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। एग्जैक्टली तो अब बहुत से सितारे जो 21 जनवरी को भी आपको नजर आने वाले हैं बिल्कुल एक दूसरे के करीब। तो ये एक सितारा है जो कि 1,60,000 बरस बाद आप आसमान पर देख सकेंगे। अच्छा, हाँ जी, और ये आता भी ऐसे ही है। बरस बाद, जी हाँ एग्जैक्टली, इतने साल हो गए हैं। हाँ इतने साल हो गए हैं और ये आता भी इतने सालों के बाद ही है। इसे गुज़श्ता 20 सालों में नजर आने वाला सबसे रोशन दमदार सितारा भी करार दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आसमान पर एक हैरत अंगेज नज़ारा देखा जा रहा है। जो सितारा जो है इस तरह का इतने साल, जितने मैंने आपको पहले बताए कि इतने साल बाद इसकी आमद होती है और इस सितारे को नासा के साइंसदानों ने गुज़श्ता साल दरियाफ्त किया था और ये दहाइयों में सबसे ज़्यादा रोशन है। और इसके हवाले से रिसर्च में अभी ये बात भी सामने आई है कि ये इतना ज्यादा मतलब इसकी रोशनी बढ़ गई है और इसकी एज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब शायद ये इसका जो आमद होगी शायद ये लास्ट आमद हो, इसके बाद शायद हाँ बुजुर्ग हो गया इसलिए इसकी रोशनी भी ज्यादा हो गई है तेज। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जब ये इसका सफर होगा तो उसके बाद जब इसके दोबारा सफर आने का टाइम होगा, इतने साल गुजर जाएंगे तो उससे पहले ये शायद खत्म हो जाए, तहलील हो जाएगा। सो ये सितारा आखिरी दफा आ रहा है, ये भी कहा जा सकता है क़यामत से पहले। हाँ एग्जैक्टली अच्छा, क्योंकि अब इतने सालों बाद जब आएगा ना तो बीच में इसकी जिंदगी। चलिए जी, अल्लाह करे कि जिस तरह ये चमकता हुआ दमदार सितारे का आपने जिक्र किया 1,60,000 साल बाद ये आएगा तो ये दुनिया में भी अपनी चमक को जो है ना वो फैलाए और दुनिया में भी इसकी चमक से जो बहुत सारी खराबियाँ हैं, खराफात हैं, जंगें हैं, इस तरह की चीज़ें दूर हों। जब तक ये दूर नहीं होंगी तो सितारों का आने का फ़ायदा कोई नहीं और इसके आने का हमें लगता ही है कि फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हुए वंस अगेन नसीब अपने मैं आपको क्रिकेट की बात बताऊंगा। फिर क्रिकेट देखे ना, फिर आज क्रिकेट बात ही नहीं की मैंने, बात नहीं की, लेकिन अब वैसे ये बात, हाँ ये बात है कि वैसे आपके नसीब में है। आज मैंने अच्छी बात में क्रिकेट किया नहीं किया ना, तो अब मुझे करने दे, थोड़ा सा बोलने दे आप। ठीक है, वही तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आगे चल के आपने कहीं ना कहीं बीच में फिट करना होता है। लेकिन अब जो खबर आपको बता रहा हूँ ये है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के रेस्टोरेंट की, जहाँ पे मकई की एक रोटी 1500 रुपए में मिलती है। अच्छा, इतनी भुट्टा जिसे कहते हैं, ठीक है, मकई एग्जैक्टली उसको भुट्टा कहते हैं, ठीक है, मकई से बनता है, ठीक है, हाँ छल्ली कहा जाता है, एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो मकई की रोटी होती है, लेकिन ये जो छल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो भुट्टा उसको कहते हैं। ये छल्लियाँ आपको मिल जाती है ना, अब पाकिस्तान में अभी भी इस महंगाई के दौर में 50 रुपए की छल्ली मिलती है, वो भी मरी में, जहाँ पे 200-200 रुपए की चीजें मिलती है। हाँ, और अब देखिए कि 1500, हाँ 1500 बहुत ज्यादा रकम नहीं है। एग्जैक्टली, आगे बताता हूँ आपको विराट कोहली के साथ मसला क्या चल रहा है। मसला ये है कि बेचारी की खराब फॉर्म चल रही है और उस पर उनको तनकीद का शिकार किया जाता है खराब फॉर्म के हवाले से। लेकिन अब वो अपने रेस्टोरेंट पर एक बट्टे की होशरबा कीमत के बायस सोशल मीडिया पर
मौजूद बहस बन चुके हैं। मकई, जिसको आम उर्फ आम में भट्टा कहा जाता है, कीमत इंतहाई कम होती है, जैसा मैंने पहले बताया, जो अमूमन 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त होती है और 1 किलो में से 8 से 10 भट्टे आते हैं। यूँ एक भट्टा 15 रुपए तक में पड़ता है। भारतीय क्रिकेटर स्टार विराट कोहली, जो क्रिकेट खेलने के साथ साथ कई बिजनेस कर रहे हैं, अपनी दौलत में दिन दुगनी और रात चुगनी इजाफा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके रेस्टोरेंट में एक भट्टा 525 भारतीय रुपए में मिलता है और इस भुट्टे की कीमत अगर पाकिस्तानी रुपयों में कहा जाए तो 1500 रुपये है और ये 1500 रुपये में फरोख्त होती है। हैदराबाद दक्कन के एक तालिब इल्म है, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस भुट्टे की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि उन्होंने फूड चेन 18 कम्यून के मेन्यू पर दर्ज 525 रुपये मालियत के एक डिश पेरी पेरी के हवाले से ऑर्डर किया और जब वो सामने आई तो हैरान रह गए कि प्लेट में भुट्टे के चंद टुकड़े रखे हुए थे और वो भी 525 रुपए के। मुझे हैरत हो रही है कि ऐसा उस भुट्टे में क्या है कि आप 1500 रुपए का दे रहे हैं। शायद ये खराब फॉर्म की वजह से कि वो उसने अब वहां से अपना ध्यान हटाकर तो थोड़ा सा अपने नहीं, ये पहले भी 525 का था। अच्छा। लेकिन पहले विराट कोहली रन्स बना रहे थे, पहले रन्स बना रहे थे, तब वो इतने फॉर्म नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से फॉर्म में आपको नहीं है। मेंटालिटी पता चली है कि चाहे वो हमारे पड़ोसी हैं, आसमान में भी पहुंचे हैं, और हमारी तरह के एग्जैक्टली बिल्कुल हमारी तरह अच्छा, के। मैं आपको ये बताऊं, एक सीरीज हारे ना, उन्होंने कहा जी कि अब बेगमात को आप साथ नहीं लेके जा सकते, बिल्कुल हमारी तरह की कम्युनिटी है ना। हाँ ओके, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें कि उसमें शायद एक्स्ट्रा टॉपिंग होगी, इसलिए बेच रहे होंगे। एग्जैक्टली। खैर, जो भी आगे बढ़ते हैं और आपको एक हैरान कुन सी खबर भी देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से स्टार्स को जो है वो निशाना बनाने की धमकियां दी गई हैं। करीना कपूर के घर में चोरी की कोशिश। इंडिया पहुंच गई हैं। हाँ, मैं इंडिया पहुंच गई हूँ और इंडिया से आपको बताऊं, विराट कोहली से करीना कपूर। हाँ, विराट कोहली से करीना कपूर, क्योंकि मैं स्टोरी आपने शेयर नहीं मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त की हॉट स्टोरी है कि बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान अपने मुंबई के घर में एक चोर का सामना करते हुए बहुत ज्यादा शदीद जख्मी हुए हैं। कल 2 दिन पहले की ये बात है और चोर रात के वक्त उनके घर में दाखिल हुआ और झगड़े के दौरान चाकू से हमला किया और जब उनको चाकू से हमला किया गया तो एक बार उनको बैकबोन के बिल्कुल नियरेस्ट लगा, जिससे वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और उस वाक़े के वक्त करीना कपूर अपने खानदान के साथ वक्त गुजार रही थी। ये वाक़या न सिर्फ मशहूर शख्सियात बल्कि आम शहरियों की हिफाजत के हवाले से भी सवालात उठाता है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि इससे पहले शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों को भी धमकियां मिल चुकी हैं, बिल्कुल लेकिन सैफ अली खान पर वार किया गया। बिल्कुल ऐसी है और ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी। Exactly। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।